कैसे बच्चों, ये पार्ट 2 है, हाइब्रिडाइजेशन की पार्ट 2 है। नीचे इस ट्रायंगल के ऊपर एक पॉइंट नीचे, अगर हमने इन 3 पॉइंट्स को इस पॉइंट से ऐड करा तो एक पिरामिड ऊपर के साइड पे, एक पिरामिड नीचे की साइड पे। अब ये 2 प्लेन में कैसे हो सकते भाई? एक प्लेन में तो ये है और दूसरे प्लेन में ये है, तो यहाँ पे कम से कम 2 प्लेन हो गए। ऑफकोर्स ये 3 डायमेंशनल इमेज है, लेकिन प्लेन तो हमने 2 यूज करे, एक ये प्लेन, एक वर्टिकल प्लेन, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी हैं उन सबके अंदर 2 प्लेन है, यहाँ तक कि जो ऑक्टाहेड्रल है इसके अंदर भी 2 प्लेन है। 4 इस वाली प्लेन में है, एक अप है और एक डाउन है। तो पहले जो भी पढ़ा, जहाँ तक डी इन्वॉल्व नहीं थी, वो सबके सब एक ही प्लेन में थे, प्लेनर मॉलिक्यूल थे। लेकिन अब क्या है, अब उनकी 2 अलग अलग प्लेन हो गई। कंडीशन सप्लाई, मान लो जो दूसरा प्लेन है जहाँ जो एक्सेस है ऊपर और नीचे, वहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन, वहाँ पे लोन पेयर है, कोई एटम है ही नहीं, तो बाय डिफॉल्ट वो एक ही प्लेन के होंगे, क्योंकि दूसरे प्लेन में एटम्स की जगह पे इलेक्ट्रॉन है। सो दैट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ए ट्रू सेंस ऑफ 2 प्लेन मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे इस वाली केस के अंदर स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की है, ऐसे जहाँ पे स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से जनरेट करते हैं। ये सारे बॉन्ड एंगल 120 डिग्री के, ये सारे एंगल 120 डिग्री के, वहाँ से काउंट नहीं कर रहे, इस बात का ध्यान रखना। कि क्या करा, ये जो पूरी पार्ट है 360 की होनी थी, हमने इसे 3 से डिवाइड करा, तो आंसर कितनी है 120। तो एक गलती बच्चे ये करते हैं कि इस वाली जगह से काउंट करना स्टार्ट करते हैं कि भाई ये एंगल 120 डिग्री का है। भाई वो एंगल 120 डिग्री का कैसे हो सकता? एक ट्रायंगल के अंदर तो एंगल 60 डिग्री के है ना, एक 60 डिग्री के, तो 120 डिग्री का कैसे हो सकता? तो यहाँ पे हमने एंगल यहाँ से मेजर करनी है, ना कि यहाँ से। और ये जो 90 डिग्री है वो भी इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में है, एक अप और एक डाउन। कोई भी लोन पेयर नहीं है, सारी चीज़ें नॉर्मल है। अगर कोई लोन पेयर है तो डिस्टॉर्शन क्रिएट होनी है ज्योमेट्री के साइड पे भी और बॉन्ड एंगल के ऊपर भी। ज्योमेट्री भी डिस्टॉर्ट होनी है, बॉन्ड एंगल भी डिस्टॉर्ट होना है। तो ऐसे 4 एक क्लासिकल एग्जाम्पल है, काफ़ी बढ़िया सा क्लासिकल एग्जाम्पल है। इस वाली केस में 1 लोन पेयर से सीसॉ कॉन्फ़िगरेशन जनरेट हो जाती है। अगर 2 लोन पेयर हो तो टी शिफ्ट बन जाना है। ऐसे बड़े सारे मॉलिक्यूल हैं, जैसे कि तुमने BrCl3 लिखी तब भी यही आंसर आना है। लीनियर में I3 नेगेटिव लिखी हो या I3 पॉजिटिव, यहाँ पे I3 नेगेटिव लिख रखी है। तो लीनियर ऐसे मॉलिक्यूल है XeF2 SF4 के अंदर हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड आउट करें? ये सेंट्रल एटम है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 4 मोनोवेलेंट है डिवाइडेड बाई 2। देखो यहाँ देखकर ही मालूम होता है अगर 6 इलेक्ट्रॉन थे और 4 ने ही बॉन्ड बनाए और कोई दूसरा एलिमेंट है नहीं, तो कम से कम एक लोन पेयर तो है। भाई एक लोन पेयर है ना, अगर यहाँ पे एक ऑक्सीजन होती तो ये अंडरस्टूड था कि उसने उस ऑक्सीजन को, उसने उस लोन पेयर को कंज्यूम कर लिया। लेकिन अभी सल्फर और फ्लोरीन के बाद यहाँ पे कुछ है ही नहीं। अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पे मालूम होता है कि एक लोन पेयर तो है ही, 1 लोन पेयर। लेकिन अगर तुम्हें फिर भी वेरीफाई करना है तो ऐसे लिख सकते, इसके 6 इलेक्ट्रॉन हो गए और इन 6 इलेक्ट्रॉन के 4 बॉन्ड बन गए, ये रह गया लोन पेयर। अगर नहीं होता तो क्या करते हैं, इसकी हाइब्रिडाइजेशन थी DsP3। ये जो 5 आ रही ना, ये जो 5 है, ये 5 कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखो। इस 5 की कैलकुलेशन कैसे है, 1 2 एंड 3p, सो इट इज गोइंग टू बी 5। तो ये 5 आ गए। अब वापस आते हैं, टेक्निकली इसके बॉन्ड एंगल कितने होने थे? टेक्निकली इसकी बॉन्ड एंगल होनी थी 120 डिग्री और 90 डिग्री। अभी देखना कितनी ज़्यादा डेविएशन है, 120 और 90 डिग्री में कितना फ़र्क है। तो ये हमें दिखना कैसे चाहिए था? ये हमें दिखना चाहिए था इस तरीके से, ये सल्फर और इसके 4 फ्लोरीन। अब जो लोन पेयर है वो कहाँ पे होनी चाहिए? तो अगर अपनी ये ज्योमेट्री है तो लोन पेयर हमेशा इस वाली जगह पे होगी, इस बात का ध्यान रखना। अगर ये ट्रायंगुलर प्लेनर है तो हमेशा लोन पेयर जो ट्रायंगल है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऊपर हमने क्या करा, उस लोन पेयर को प्लेस कर दी। जो लोन पेयर है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऊपर है, तो यहाँ पे हमने डाल दी इस लोन पेयर को। अब रह गया अपने पास फ्लोरीन, कितने? 4, 1 2, ये पार्ट भी खाली है 3 और ये पार्ट भी खाली है 4। अब यहाँ पे देखते हैं ये जो बॉन्ड एंगल है, ये जो बॉन्ड एंगल है भाई, यहाँ पे अगर हमने ऐसे करा होता तो ये 120 डिग्री आनी थी, ये 120 डिग्री आनी थी, और हमने इसको भी ऐड करा। अगर मान लो हमने यहाँ से यहाँ तक ऐड करा तो वो स्ट्रेट लाइन के अंदर तो अंदर है ही नहीं, ये स्ट्रेट लाइन के अंदर तो है नहीं ना। यहाँ से अगर हमने यहाँ तक ऐड करा तो स्ट्रेट लाइन के अंदर तो नहीं आ रही।
लेकिन जो डेविएशन है वो उसे करीब करीब स्ट्रेट लाइन जैसे बना देती है। तो ये तुम्हें पार्क में जो बच्चे बैठे होते हैं ना सीसॉ के ऊपर, उस जैसे तुम्हें दिखेंगे। लेकिन हाँ, सीसॉ में बॉन्ड एंगल 90 डिग्री की है, मगर यहाँ पे बॉन्ड एंगल 90 से थोड़ी ज़्यादा है, थोड़ी क्या 10 डिग्री ज़्यादा है, 11 डिग्री ज़्यादा है। BrF3। तो BrF3 में सेंट्रल एटम कौन सा है? ब्रोमीन और फ्लोरीन मोनोवैलेंट की तरह ट्रीट करते हैं। ये है सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम को शॉर्टकट में लिखा Ca, और ये है मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट एटम कितने हैं भाई? 3। डिवाइड करा तुमने 2 से। देखो यहां देखकर ही मालूम होता है कि 7 इलेक्ट्रॉन है और 3 ही बॉन्ड बना रखी है, तो लोन पेयर हो गए 2 लोन पेयर। ये देखकर मालूम होता है। क्यों भाई? यहाँ पे कोई और एलिमेंट है क्या जिसने इस इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम करा होगा? आंसर है नहीं। अगर कोई और इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, कोई और एटम है ही नहीं जिसने उस इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम करा, तो इलेक्ट्रॉन गए कहाँ? लोन पेयर के फॉर्म में। लेकिन अगर फिर भी तुम्हारी ऐसी इच्छा है कि तुम इसे इस वाले फॉर्मेट के अंदर लिखना चाहो तो लिख सकते। तुमने 7 इलेक्ट्रॉन बनाई, 3 बॉन्ड बना दिए, 2 लोन पेयर रह जाते। अब वापस इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? DsP3। तो ज्योमेट्री कैसे बननी चाहिए? ऐसे। ये एक प्लेन है और इसके 2 साइड पे ये आ गई अपनी Br। हमने कितने डालने? हमने 3 फ्लोरीन ऐड करने हैं और 2 लोन पेयर। लोन पेयर एसेंशियली इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर जाने हैं। लोन पेयर इक्वेटोरियल प्लेन पे जाने हैं। कब? हर बार जाने हैं? हर बार जाने हैं क्या? आंसर है नहीं। आंसर है DsP3 के अंदर जाने हैं। D2sp3 के अंदर ये एक्सेल पोजीशन पे जाते हैं। एक्सपेरिमेंटली हमने ये देखना है रिपल्सन कहाँ पे, किस कंडीशन के अंदर कम है। तो इस कंडीशन में इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर कम है, लेकिन जो इसके बाद की ज्योमेट्री है उसमें एक्सेल पोजीशन के ऊपर कम है। तो यहाँ पे ये 3 बच गए। अब बच गए यहाँ पे एक फ्लोरीन, दूसरी फ्लोरीन और ये होगी तीसरी फ्लोरीन। इनकी वजह से थोड़ी सी रिपल्सन जरूर क्रिएट होगी, लेकिन ये हमें कुछ इस तरीके का दिख जाएगा, इस तरीके का। तो ये इसे कहते हैं टी सेप्ट। थोड़ी रिपल्सन क्रिएट होनी है क्योंकि यहाँ पे 3 लोन पेयर है। हर एक फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर है। ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इक्विलिब्रियम हमने नोटिस करना है कि कहाँ पे इक्विलिब्रियम मेंटेन होती, और वो ज्योमेट्री थोड़ी सी डिस्टॉर्शन के साथ टी सेप्ट जैसी दिखती है। अब आ गई I3 नेगेटिव, जो बहुत ही फेमस सा मॉलिक्यूल है, बहुत ही फेमस सा आयन है। इसे सॉल्व करने के बड़े सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे आसान सा मेथड है, जो बहुत ही कन्वीनियंट सा मेथड है, तुमने ये मान लिया कि भाई ये बना कैसे? ये बना I और I नेगेटिव के साथ। लिख सकते हैं ना, I3 नेगेटिव लिख सकते हैं। 3 आयोडीन हो गए, 1 नेगेटिव चार्ज। तो अगर ऐसा लिखा तो ये कह सकते हैं कि भाई ये अपना सेंट्रल एटम है, ये अपना सेंट्रल एटम है। तो फिर ये दोनों क्या है? इन दोनों को मोनोवैलेंट की कैटेगरी में डाल दी। इन दोनों को मोनोवैलेंट की कैटेगरी में डाल दी। अब जब ये मोनोवैलेंट की कैटेगरी में है तो वापस इसे ऐसे लिख सकते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 7। मोनोवैलेंट कितने हैं? 2। और नेगेटिव चार्ज को ऐड करते, पॉजिटिव चार्ज को सब्सट्रैक्ट करते हैं। ये वापस आ गए 5। लेकिन इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि आयोडीन ने कितने बॉन्ड बनाए, और एक्चुअली आयोडीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंज्यूम होते हैं। तुमने गलती करी तो तुम फंस जाओगे। एक बारी इसे देखते हैं कि इसने आखिर करा कैसे होगा। तो ये आयोडीन है, आयोडीन के पास अपने 7 इलेक्ट्रॉन है। आयोडीन के पास अपने 7 इलेक्ट्रॉन है। और आयोडीन ने करा क्या है? आयोडीन ने एक आयोडीन के साथ बॉन्ड बनाई, लेकिन जो I नेगेटिव है उसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है क्या? इसके पास ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या कोई और इलेक्ट्रॉन लेगा? आंसर है नहीं लेगा। तो अगर ये कोई और इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं तो इसके पास लोन पेयर कितने बच गए? 3। और अगर तुमने लोन पेयर गलत काउंट करा तो तुम गलत तरीके से जा रहे हैं और तुमने इसका गलत आंसर ही मिलना है। तो ये अपना आयोडीन है, इसके पास 3 लोन पेयर है। लोन पेयर विल ऑक्यूपाई द इक्वेटोरियल प्लेन। लोन पेयर इज गोइंग टू ऑक्यूपाई द इक्वेटोरियल प्लेन। तो अपने पास बचा क्या? अपने पास बच गए 2 आयोडीन। एक आयोडीन, दूसरी आयोडीन, मगर दूसरी आयोडीन नहीं है, आयोडीन नेगेटिव है, तो नेगेटिव चार्ज बाहर डाल दी। अब अगर तुमने इसकी फोटो खींची
तो जब तुम फोटो खींचोगे तो क्या होगा, ये हमें लीनियर सी मॉलिक्यूल दिखेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर नहीं सकता। भाई खड़े हैं यहाँ पे तो आजू बाजू में हवा तो होगी, लेकिन अगर तुम मेरी फोटो लो तो मेरी फोटो आनी है ना, हवा की फोटो आनी है। वैसे इलेक्ट्रॉन बीइंग ए मासलेस पार्टिकल दे कैन नॉट बी फोटोग्राफ्ड बाय द नॉर्मल मेथड्स। तो इस वाली मेथड के अंदर हमें ये इस तरीके से दिखना है, लीनियर मॉलिक्यूल दिखना है। लीनियर बोले तो कई बार लोगों के दिमाग में CO2 की बात आती है। भाई CO2 भी लीनियर है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp है, मगर हर बार sp हाइब्रिडाइजेशन से ही चीज़ें लीनियर हो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कोई गोल्डन रूल नहीं है, कोई रिजिड रूल नहीं है। अगर ऑब्जर्वेशन उसके अगेंस्ट है तो हमें अपनी थियरी को अमेंड करना होगा। तुम्हें लगे कि यहाँ जो स्ट्रक्चर लिख रखी है वो तुमने कैलकुलेट करा तो उससे अलग कुछ आंसर आ रहा है, तो तुम नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर डाल सकते हो। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ एडक्ट। एडक्ट का मतलब होता है एडिशनल प्रोडक्ट। एडक्ट का मतलब है एडिशनल प्रोडक्ट। एडक्ट का मतलब है एडिशनल प्रोडक्ट। तो एडिशनल प्रोडक्ट वाले केसेस के अंदर हो क्या रहा वो समझ लो। सपोज अपने पास एक लेविस एसिड है और एक लेविस बेस है, एक लेविस एसिड है और एक लेविस बेस है, और इसने क्या करा, इसने एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना ली, जिसे शॉर्टकट में CC बॉन्ड लिखते हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात क्या है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात क्या है कि जो डोनर है और जो एक्सेप्टर है, किसके, इलेक्ट्रॉन के, तो डोनर की जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज नॉट गोइंग टू बी चेंज्ड। डोनर की हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होती। डजंट गेट चेंज्ड। लेकिन जो एक्सेप्टर है इसकी इंक्रीजेज बाई 1 यूनिट, इंक्रीजेज बाई 1 यूनिट। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे वो पहले से sp है तो अब उसने बन जाना है sp2, वो पहले से sp2 है तो अब उसने बन जाना है sp3, वो पहले से sp3 है तो उसे बन जाना है dsp3। 1 यूनिट का चेंज है, 1 यूनिट चेंज, एंड दिस इज वैलिड फॉर 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कंडीशन सप्लाई ऐसे तभी हो सकता है जब 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज बीन एक्सचेंज्ड। मान लो उसने 2 यूनिट का चेंज करा, मान लो उसने 2 यूनिट ट्रांसफर कर दिया, मान लो, तो उस वाली केस में ये sp से sp3 हो जानी है। sp2 ने खुद को dsp3 के अंदर कन्वर्ट करना है अगर 2 यूनिट की चेंज हो गई तो। क्या इसके कोई एग्जाम्पल भी है? बड़े सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे फेमस एग्जाम्पल है वो है BF3 का, BF3.NH3। अगर तुम इस वाले कंपाउंड के अंदर जाके देखो तो एक्चुअली हुआ क्या था। BF3 इज ए लेविस एसिड, BF3 इज ए लेविस एसिड। तो इसने क्या करना है, इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है, और ये क्या है, लेविस बेस, इसके पास एक लोन पेयर है। तो ये हमें कुछ इस तरीके से दिखेगा कि ये नाइट्रोजन है, इसने अपना लोन पेयर बोरोन को ट्रांसफर करा, और इसके पास अपने 3 फ्लोरीन है और इसके पास अपने 3 हाइड्रोजन है। ये पहले भी क्या था, अगर हमने यहाँ पे प्लस की साइन लगाई तो ये पहले भी क्या था, sp3, ये पहले भी क्या था, sp3, और ये पहले क्या था, sp2। ये अब क्या है, अब इस वाली पार्ट में हमने इसे एडक्ट बना दिया। क्या बनाया भाई, एडक्ट। एक एडक्ट होता है जो तुम गलियों में देखते, ये एडक्ट है, एडिशनल प्रोडक्ट का हिस्सा। एडिशनल का ADD और प्रोडक्ट का UCT। तो ये जो एडक्ट का केस है, इस एडक्ट के केस में क्या हुआ, इस एडक्ट के केस में क्या हुआ भाई, इस एडक्ट के केस में ये हुआ कि अब ये तो हो गई sp3 और ये भी हो गई sp3, इसमें कोई चेंज नहीं है, यहां से यहां तक नो चेंज, नो चेंज। लेकिन यहां से यहां पे चेंज है, 1 यूनिट का चेंज है, 1 यूनिट की इंक्रीमेंट कह लो, sp2 से sp3। तो तुम्हें इस चीज का ध्यान रखना है कि ये बड़े स्पेशल केस होते हैं जहां पे एडक्ट फॉर्म होते हैं। ध्यान रखना, प्रोडक्ट फॉर्म हुआ तो ये कॉन्सेप्ट वैलिड नहीं है, एडक्ट फॉर्म हुआ तो ये कॉन्सेप्ट वैलिड है। जहां पे डोनर की ऑक्सीडेशन, डोनर की जो
जो हाइब्रिडाइजेशन है उसके अंदर कोई चेंज नहीं, लेकिन जो एक्सेप्टर है उसकी हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाती है। और ये सब कुछ 1 पेयर के ऊपर कैलकुलेटेड है। अगर 2 पेयर हो गई, तो यहाँ से sp2 की जगह dsp3 होना चाहिए। जो सेकेंड पीरियड एलिमेंट है उनके साथ ही वो जो 2.5 डिग्री डिक्रीमेंट की ऑब्जर्वेशन है, 2.5 डिग्री बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर जाती है, ये जो ऑब्जर्वेशन है ये सिर्फ सेकेंड पीरियड के लिए वैलिड है। थर्ड पीरियड एलिमेंट के ऊपर ये चीज़ें वैलिड बिल्कुल भी नहीं है। कैसे? यहां देखो, इस वाली केस में देखते हैं, इस वाली केस में FSH और ये है ClSCl। तो यहां पे C, अगर हमने इसकी बात करी SCl2, तो टेक्निकली दिस शुड बी 109.28 और 109.28 में इसके पास लोन पेयर कितने रह गए? इसके पास लोन पेयर रह गए 2। चार इलेक्ट्रॉन थे, इसके 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 ने बॉन्ड बनाए, दो लोन पेयर पे रह जाते हैं। तो इसके पास 5 डिग्री डिक्रीज करनी थी। 5 डिग्री की जगह पे ये कितना डिक्रीज कर जाना है? 6 डिग्री। तो ये तो फिर भी उसके आसपास है। यहाँ भी कंडीशंस तो वही होनी चाहिए। यहाँ भी जो डेविएशन है 109.28 के साथ ही है। यहाँ भी जो डेविएशन है वो 109.28 के साथ भी है। तो इसमें जो बेसिक फ़र्क है वो बेसिक फ़र्क है इस वाली एटम की वजह से। यहाँ पे दोनों ही साइड में बॉन्ड एंगल चेंज हो सकते हैं। बॉन्ड एंगल अगर सेंट्रल एटम तुमने चेंज कर दी जब भी चेंज होने हैं, अगर साइड के एटम चेंज हो गए जब भी चेंज होने हैं। ये जो बोर्ड के ऊपर बना रखे हैं इसमें वो दोनों साइड की वेरिएशन है। जैसे यहाँ पे देखो, अगर हम इसी ग्रुप में नीचे चले आए तो सल्फर के बाद सेलेनियम, सेलेनियम के बाद टेलोरियम, और ये लगातार ही डिक्रीज कर रही है। सेंट्रल एटम जैसे बड़ी हो जानी है, साइज बड़ी हो जानी है, रिपल्सन कम हो जाना है, बॉन्ड एंगल कम हो गई, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम। लेकिन इस वाली साइड पे जहाँ पे बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर रही, इस वाली साइड पे कॉन्टिन्यूसली बॉन्ड एंगल इंक्रीज कर रही। इस वाली साइड पे कॉन्टिन्यूसली बॉन्ड एंगल इंक्रीज कर रही और इस वाली साइड पे कॉन्टिन्यूसली बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर रही। ये डिक्रीज करने का साइज है और इस वाली साइड पे कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रही। तो ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता क्यों है? इसे कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लो अपने पास A है और ये B के साथ अटैच्ड है, और ये भी एज्यूम करो कि दोनों के पास ही लोन पेयर है। फिलहाल तो एक ही लोन पेयर लेके चलते हैं। अब इसमें 2 कंडीशन हो सकती है, या तो ये एग्जैक्टली मिडल में हो, तो उस वाली केस में जो हमने एक्सपेक्ट करा है उतनी होनी चाहिए, लेकिन वो अगर इस वाली साइड पे शिफ्ट कर जाए तो, और अगर वो इस वाली साइड पे शिफ्ट कर जाए तो, कंडीशन 1, कंडीशन 2। अगर वो इस वाली साइड पे शिफ्ट करा तो इस वाली साइड पे रिपल्सन ज़्यादा हो जानी है, इस वाली साइड पे रिपल्सन हायर हो जानी है। और अगर वो इस वाली साइड पे शिफ्ट कर रहा तो, अगर वो इस वाली साइड पे आ रहा तो अगर वो इस वाली साइड पे आ रहा तो रिपल्सन थोड़ी कम होनी है, अगर वो इस वाली साइड पे आ रहा तो रिपल्सन थोड़ी लेस होनी है। बहुत ज़्यादा का फर्क है ऐसा नहीं है, लेसर रिपल्सन, क्योंकि अब जो इलेक्ट्रॉन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे है और यहाँ से इतने दूर के डिस्टेंस पे इनका काम है। और जो सेंट्रल एटम है उसके पास कितनी ज़्यादा रिपल्सन है, ये एक मेजर फोर्स है। अगर हम दूसरे एटम्स की बात कर ले जो दूर बैठा है, जो पेरिफेरी पे है, उसकी रिपल्सन भी मैटर करती है, लेकिन बहुत ज़्यादा मैटर तो बिल्कुल नहीं करती। यहाँ पे अब वापस देखते हैं, ये जो पार्ट है 99, इस वाली पार्ट में क्या हुआ, इसने क्या करा, इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड पे खींच लिया। इसने क्या करा, इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड पे खींचा तो बॉन्ड एंगल सबसे कम है, क्योंकि ये जो सेंट्रल एटम है उसके पास चाहे जितने इलेक्ट्रॉन रहे हो, लेकिन फिजिकली उसने इलेक्ट्रॉन की स्कार्सिटी ही हैंडल करी है। क्यों? जो बाद के एलिमेंट थे उसने इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड पे खींच लिया तो इसके पास उतनी रिपल्सन नहीं थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा हुआ कि सल्फर ने इलेक्ट्रॉन अपनी साइड पे खींच लिया, क्योंकि सल्फर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन Br। अब इस केस में क्या है, सल्फर के पास रिपल्सन बढ़ गई तो बॉन्ड एंगल भी बढ़ गई। इंक्रीमेंट कोई 10 डिग्री 20 डिग्री का तो है नहीं, इंक्रीमेंट कितने डिग्री का है, 5 डिग्री का है। ऊपर से नीचे भी देखोगे एबनॉर्मल से कोई गैप नहीं है, कोइंसिडेंस ऐसा तुम्हें दिखेगा। यहाँ भी 99, यहाँ भी 99, यहाँ भी जो गैप है वो 5 यूनिट का है, यहाँ भी जो गैप है वो 5 यूनिट का है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ है।
ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। तुम देखोगे हर चीज़ वैसे ही है, 99 99, ये 103, बस इस वाले का थोड़ा फर्क है, ये 95 है, ठीक है। तो हमने क्या नोटिस करा कि दोनों साइड पे ही बॉन्ड एंगल में चेंज हो सकती है। अब एक ओजोन भी है, ओजोन की ये बॉन्ड एंगल बड़ी फेमस है। ओजोन में टेक्निकली क्या है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल है, तो 120 डिग्री का एंगल होना था। ये 120 डिग्री एंगल होनी चाहिए थी, बट ये 117 है, और ये एक फैक्चुअल सा सवाल है। तो सबसे पहली चीज, बॉन्ड लेंथ जितनी ज़्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ जितनी ज़्यादा है, बॉन्ड एंगल उतने कम है। तो कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड लेंथ कम है, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड लेंथ सबसे कम है। तो इसकी बॉन्ड एंगल कम होगी, बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम है, तो इसकी बॉन्ड एंगल मिनिमम होनी चाहिए, एंड वाइस वर्सा। तो यहां पे चीजें रिफ्लेक्ट हो रही, 180, 120, 109.28। जो दूसरा पार्ट है उस वाली केस के अंदर हमने ये देखना है कि कितनी इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हो रही। तो NH4 पॉजिटिव के अंदर कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो ये प्रिसाइजली 109.28 है। यहाँ पे एक लोन पेयर है तो 107 है, और यहाँ पे दो लोन पेयर हैं तो 104 है। तो जितनी लोन पेयर बढ़ गई उतनी ज़्यादा रिपल्सन बढ़ गई, और बॉन्ड एंगल उतना ही कम हुआ। कितना है, 104, 107 और 128। इसमें तुम्हें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जो रिपल्सन है, मतलब बॉन्ड किस तरीके से हो सकती है। अगर इन दोनों ने एक दूसरे को रिपेल करा तो बॉन्ड एंगल बढ़ जानी है। मतलब बॉन्ड एंगल की इंक्रीमेंट कैसे होती है, लोग विजुअलाइज नहीं कर पाते, इसलिए ये प्रॉब्लम होती है। मान लो एक लोन पेयर है और लोन पेयर ने इस वाली साइड पे पुश करा, तो ये एक दूसरे के पास आने हैं। लेकिन अगर इस एटम ने अपोज करा, या फिर लोन पेयर की जो पोजीशनिंग है वो इस वाली साइड पे है, तो उसने इस वाली बॉन्ड को फैला देना है। तो तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो बॉन्ड एंगल है, ये जो रिपल्सन है, ये कंसिडरेबल कहाँ पे, सेंट्रल एटम पे है तो एक ट्रेंड है, अगर पेरिफेरल एटम्स पे है तो दूसरी ट्रेंड है। अब यहाँ पे 107 है, ये 107 है, और ये सडनली 90 डिग्री हो जाता है, 92 डिग्री मोर प्रिसाइजली। तो इतना गैप क्यों आ गया, ये इतनी गैप क्यों आ गई, और ये है ड्रैगोज रूल। और ये प्रॉब्लम H2S के साथ भी है, यही प्रॉब्लम बाकियों के साथ भी है। तो कई बार लोग ये कहते कि जिन मॉलिक्यूल्स पे ड्रैगोज रूल एप्लीकेबल है वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकाल सकते। NCERT इस वाली डिबेट से खुद को दूर रखती है। तो अब ये जो लोग हैं, इनकी अपनी प्रॉब्लम है। अगर उन्होंने PS3 की हाइब्रिडाइजेशन पूछी तो टेक्निकली नो हाइब्रिडाइजेशन वर्ड इसमें यूज करना था, लेकिन अगर उसने कोई ऐसी ऑप्शन लगाई नहीं तो हमने वही करना है जो NH3 के साथ करनी है। जो टेक्निकल सी बात है, जो डिटेल्स है, वो यही है कि अगर ड्रैगोज रूल है तो आप हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट एज इट इज अप्लाई कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर उसने ऑप्शन नहीं दे रखा तब क्या करें, छोड़ कर आ जाए। आंसर है नहीं, कि जब सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर 4 होनी चाहिए, दोनों मिलकर 4 होनी चाहिए। तो PS3 का केस अगर कंसिडर कर ले, तो PS3 के पास 3 सिग्मा बॉन्ड है और 1 लोन पेयर है, तो लिख सकते हैं 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर। तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। सेंट्रल एटम मस्ट बिलोंग्स टू 3rd, 4th, 5th और 6th। तो P में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे एंटर कर रही है, P में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो लास्ट इलेक्ट्रॉन है 3s2 3p3, तो वो इस वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम मस्ट बी 2.5 और समथिंग, मतलब ये 2.5 के बिल्कुल अराउंड होनी चाहिए। फॉस्फोरस की भी ऑलमोस्ट इतनी ही है। एटलीस्ट 1 लोन पेयर मस्ट बी देयर ऑन द सेंट्रल एटम। तो ये सारी चीज़ें फुलफिल करते हैं। फिर प्रॉब्लम ये आती है कि ड्रैगोज रूल अगर है तो क्या आप स्ट्रिक्टली कह सकते हैं कि यही हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व है। आंसर है इन फ्लैट नो। लेकिन अगर उसने ऑप्शन दे ही नहीं रखा है और ये भी नहीं कह रखा है नन ऑफ द फॉलोइंग, तब क्या करें। तो हम क्योंकि ये प्रॉब्लम तुम्हारी नहीं है, ये प्रॉब्लम उस बंदे की है जिसने ये प्रॉब्लम फॉर्म करा है, जिसने ये प्रॉब्लम सेलेक्ट करी है, उसके प्रॉब्लम है। तो उसने जो गलती करी है उसकी सज़ा तुम्हें कैसे मिल सकती है। तुमने अपने हिसाब से जो हाइब्रिडाइजेशन जो पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन है वो लिखा, अगर बोनस मिली सबको मिली, नहीं मिली तो तुम्हें मार्क्स मिल जाने हैं। इसी केस के अंदर हमने देखना है कार्बन का यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड है भाई। तो सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5, इसके अंदर 5 सिग्मा बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड है। तो तुम ये नहीं कह सकते कि जो पाई बॉन्ड है, जो एक पाई बॉन्ड है, मान लो ये जो पाई बॉन्ड है, इसे छोड़कर बाकी सारे सिग्मा बॉन्ड एक जैसे हैं, इसे छोड़कर सारे सिग्मा बॉन्ड एक जैसे हैं, ये तुम नहीं कह सकते। क्यों?
इसमें भले ही 5 सिग्मा बॉन्ड है, मगर ये 5 सिग्मा बॉन्ड भी 2 अलग अलग तरीके के हैं। कार्बन हाइड्रोजन के साथ जो सिग्मा बॉन्ड है वो अलग है, कार्बन कार्बन के साथ जो सिग्मा बॉन्ड है वो अलग है। कार्बन हाइड्रोजन के साथ जो सिग्मा बॉन्ड है वो है कार्बन कार्बन के साथ sp3 है। लेकिन अगर हमने कार्बन हाइड्रोजन की बात करी तो वो ये sp2 है। कार्बन कार्बन के साथ जो सिग्मा बॉन्ड है वो sp2 है। लेकिन कार्बन हाइड्रोजन के साथ जो सिग्मा बॉन्ड है वो sp2 और s है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो कोई p सबसेल है ही नहीं। तो हाइड्रोजन एक एक्सेप्शन है कि जब भी वो हाइब्रिडाइज करेगा उसके पास सिर्फ और सिर्फ 1s ऑर्बिटल है, तो हम उसके साथ बाकी चीज़ों को इन्वॉल्व कर ही नहीं सकते। हमें लिखना होगा इसमें 2 अलग अलग तरह के सिग्मा बॉन्ड है। एक सिग्मा बॉन्ड जो sp2 के ओवरलैपिंग से बन रही, और दूसरी सिग्मा बॉन्ड जो sp2 और s के ओवरलैपिंग से बन रही, sp2 और s के ओवरलैपिंग से बन रही। ये प्रॉब्लम हमने यहाँ भी झेलनी है, और यह ऐसे प्रॉब्लम के लिए एक अलग सी वीडियो बना रहे हैं। SO2, SO3, PCl, मान लो POCl3, इन सब के अंदर सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कई बार लिखा होता है। इनमें से कौन से डी पाई फॉर्म नहीं कर सकते, इनमें से कौन से डी पाई फॉर्म नहीं कर सकते, मतलब ऐसी चीज़ें होती है। तो इसके लिए एक अलग से वीडियो है, वो भी हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट है, मगर अगर इसमें इंक्लूड करा तो काफ़ी बड़ी सी हाइब्रिडाइजेशन हो जानी है। तो इसलिए इस वाली पार्ट को अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करना है। अब यहाँ पे एक सवाल है जिसे हमने आंसर करना है, एक सवाल तुम्हारे लिए छोड़ जाना है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही फेमस सा सवाल है कि बेंजाइन के अंदर कितने sp2 और कितने sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, sp2 कितने हैं और sp हाइब्रिडाइज कार्बन कितने हैं। पहली बार में तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये sp हाइब्रिडाइज है और बाकी sp2 है, तो ये और ये 2 कार्बन हो गए जो sp हाइब्रिडाइज है, और जो बच गए 4 वो sp2 है। अगर तुम ऐसा सोच रहे तो तुम गलत सोच रहे है ना। अगर तुम ऐसा सोच रहे तो पहले बता दे कि ये बात तो बिल्कुल गलत है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है, बच गए 3 ऑप्शन। इनमें से कौन सा सही आंसर है? तुम सोचो, बड़े आराम से सोचो। कमाल की बात यह है कि ये एक्सेप्शन सिंगल एक्सेप्शन है, ये अपने टाइप का सिंगल एक्सेप्शन है। अब तक हमने क्या पढ़ा, एक्सेप्शन कैसे है? अब तक हमने क्या पढ़ा कि कहीं पे C ट्रिपल बॉन्ड C हो या A ट्रिपल बॉन्ड A हो, या एक हाइपोथेटिकल केस में ले ले कि A के साथ 4 बॉन्ड, X के साथ 4 बॉन्ड है। ऐसा होता नहीं, लेकिन मान लो अगर ऐसा है तो हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है भाई इनमें एक सिग्मा होगा और जो बच गए वो पाई है। तो इस वाली केस में 1 सिग्मा और 2 पाई, यही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे भी लगानी है, 1 सिग्मा और 2 पाई, और यही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे लगानी है, 1 सिग्मा और 3 पाई। ऐसा होता नहीं, लेकिन फिर भी लिखा है, ये कॉन्सेप्ट है। तो ये इस कॉन्सेप्ट को यूनिवर्सल मानकर हम पढ़ते हैं, और यूनिवर्सल है भी। लेकिन बेंजाइन ने धोखा दे दिया। पहले कैसे धोखा दिया? अगर हम ये मान ले कि पहला आंसर सही है तो कौन सी बात गलत हो जाती है? अगर पहला आंसर सही है तो प्रॉब्लम क्या होगी कि इसके जो 4 कार्बन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2, और इसके जो 2 कार्बन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp। अगर मान लो हो भी गई तो क्या तकलीफ है, क्यों रो रहे? ये है 120 और ये है 180 डिग्री। मान लो हाइब्रिडाइजेशन हो भी गई तो रो क्यों रही भाई, क्या तकलीफ है? आंसर है, तकलीफ ये है कि अगर ये इसके 2 अलग अलग बॉन्ड एंगल हैं तो हाउ इट कैन बी प्रोजेक्टेड एज ए प्लेनर मॉलिक्यूल, और अगर ये प्लेनर मॉलिक्यूल है ही नहीं तो हकेल्स रूल एप्लीकेबल ही नहीं है। हकेल्स रूल के लिए जो प्राइमरी कंडीशन है वो इट शुड बी प्लेनर मॉलिक्यूल, और अगर ये प्लेनर है ही नहीं तो हकेल्स रूल एप्लीकेबल कैसे है? और अगर हकेल्स रूल एप्लीकेबल नहीं है तो फिर बेंजीन की एरोमेटिसिटी का क्या हुआ? क्या बेंजीन अपनी एरोमेटिसिटी छोड़ सकते हैं? आंसर है बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। हाथी गन्ना छोड़ सकते हैं? आंसर नहीं छोड़ सकता। अगर हाथी गन्ना छोड़ दे ये पॉसिबल है, लेकिन बेंजीन अपनी एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं छोड़ सकता, है ना। तो बेंजीन ने अपनी एरोमेटिक कैरेक्टर छोड़नी ही नहीं। अब बेंजीन जिद पे है जी हमें तो सारे जो है बॉन्ड 120 चाहिए, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम जानो। तो एक बड़ी अजीब से कंडीशन क्रिएट हो गई कि बेंजीन की प्लेनर जो मॉलिक्युलरिटी है, जो प्लेनर कंडीशन है, आप उसे वायलेट नहीं कर सकते। तो अब करें क्या? तो करें ये कि भाई यहाँ पे ना 2 सिग्मा बॉन्ड है और 1 पाई बॉन्ड है, 2 सिग्मा बॉन्ड है और 1 पाई बॉन्ड है। और ये जो सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे, इससे हमने मान लो ये 1 सिग्मा बॉन्ड है और ये 1 सिग्मा बॉन्ड है, जो अंदर की साइड पे है वो पाई बॉन्ड है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा कि ये आंसर सही आंसर है।
अगर मान लो हमने ये दो मॉलिक्यूल्स लिखने हैं, क्या दोनों एक जैसे लिखे जा सकते? क्या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन से एटम कहाँ पे डाल रखे? अगर तुम्हें आंसर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना, अगर आंसर नहीं पता है तो अगली वीडियो का तुम्हें वेट करना होगा। अगर तुम ये सोच रहे कि क्या एक जैसे स्ट्रक्चर में इसे लिख सकते हैं और कोई फर्क ही नहीं पड़ता जी कि आपने किस वाली चीज़ को कहाँ पे लिखा, अगर तुम्हारी ऐसी सोच है तो तुम कमेंट बॉक्स के नीचे लिख सकते। अगर आंसर सही हुआ तो कोई बात नहीं, नहीं हुई तो अगले वीडियो के अंदर इसके ऊपर एक वीडियो बनानी है जब हमने SO3, SO2, SOCl2 या POCl3 ऐसे टाइप के मॉलिक्यूल्स के अंदर कौन से सिग्मा बॉन्ड है, कौन से पाई बॉन्ड है, और यहाँ तक कि इस वाली केस के अंदर जो सिग्मा बॉन्ड है वो किसके ओवरलैपिंग से बनी। तो ये सारी चीज़ें अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करनी है। एक सवाल तुम्हारे लिए छोड़ जाते हैं, ये सवाल बड़े ध्यान से पढ़ो, स्क्रीन को थोड़ी देर के लिए रोक लो और ये बताओ इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, और वो करेक्ट स्टेटमेंट तुम्हें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखनी है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर एक्सक्लूसिव 2 वीडियो थे, इससे हाइब्रिडाइजेशन खत्म हो गई? आंसर है नहीं। मगर हाँ, इतनी ज़रूर है तुम्हारे लेवल पे जितनी हाइब्रिडाइजेशन है उसे पूरा कवर करने की कोशिश करिए। कुछ हाई लेवल प्रॉब्लम भी है जो डिस्कस करनी है, वो सारी की सारी अगली क्लास के अंदर करनी है, अगली वीडियो के अंदर करनी है। इसे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के वेव फंक्शन से भी जोड़ना है। तो 3 काम बच गए। क्या हम दो एक जैसे दिखने वाले मॉलिक्यूल जैसे PF3Cl2 या PF2Cl3 जैसे स्ट्रक्चर एक जैसे लिख सकते हैं? इनमें वेव फंक्शन का क्या कंट्रीब्यूशन है? और तीसरी बात कि जो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बना रहे हैं वो एग्जैक्टली कौन से ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से बने हैं? ये सारी चीज़ें अगली वीडियो के अंदर कवर होनी है। तुम्हें इनके आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर लिखने हैं।